नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कविता चंद्रघेना से लौटती बेर। बच्चों, कल हमने स्पष्टीकरण एवं व्याख्यात्मक रूप से कविता का अर्थ ग्रहण किया। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, यानी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हाँ, प्रश्नों पर चर्चा करने से पूर्व एक बार कविता से संबद्ध कविता के काव्य सौंदर्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कविता, यानी कविता का नाम चंद्रघेना से लौटती बेर। बेर का अर्थ पता है ना बच्चों? हाँ, बेर का मतलब होता है बार। बेर कोई खाने वाले बेर से तात्पर्य नहीं है। बेर का अर्थ है बार, कि एक बार, कि चंद्रघेना से एक बार कवि लौट रहा था, कि लौटते समय कवि को क्या लगा और क्या किया। तो हमने लिखना है कविता का नाम चंद्रघेना से लौटती बेर। कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। काल आधुनिक काल, भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्त, अलंकार, रूपक, अनुप्रास और मुख्य रूप से मानवीकरण। पूरी कविता में मानवीकरण किया गया है। प्रकृति का विभिन्न प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण किया है। और बच्चों, मानवीकरण आपको पता है, मानवीकरण किसे कहते हैं? कि जब मानवीय क्रियाओं को, मनुष्य की गतिविधियों को बेजान अथवा निर्जीव चीज़ों में आरोपित कर दिया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण होता है। और इस कविता में तो लगभग संपूर्ण कविता में मानवीकरण है। तो आइए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है। इन पंक्तियों में नागरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश। बच्चों, कवि का नगरीय संस्कृति के प्रति आक्रोश स्वाभाविक है। तो देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या बताना चाहा है कि विकास की अंधी दौड़ में शामिल जो लोग हैं उन पर, नगर के मतलबी रिश्तों पर प्रहार करते हुए कहा है कि यहाँ शहर जैसा स्वार्थ है। यहाँ गांव के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम है। कि जहाँ शहर में स्वार्थी लोग हैं, वहीं गांव में परमार्थी लोग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रखने वाले। और शहर में कवि को ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। कवि का मानना है कि आज मनुष्य भौतिकता की अंधी दौड़ में इस कदर शामिल हो गया कि आज आपसी प्रेम प्रायः लुप्त होता जा रहा है। और यही कारण है कि कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। जो लोग प्रकृति से बिल्कुल कटते जा रहे हैं, यानी शहरी लोग केवल व्यवसाय में, विकास में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसे को अधिक महत्व देते हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और बच्चों, प्रकृति से दूर होने का क्या परिणाम होता है? आज लॉकडाउन की स्थिति में किसी से छिपा ही नहीं है। तो प्रकृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? सयानी का मतलब है समझदार। तो हमने जब कविता की व्याख्या की थी तब भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सरसों को सयानी कहकर कवि क्या बताना चाहता होगा कि अब सरसों की फसल जो है वह पूरी तरह से पक चुकी है, पूरी तरह से सरसों का विकास हो चुका और पूर्णतः कटने के लिए वह तैयार है। तो सरसों की फसल को काटा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी का मानवीकरण बहुत खूबसूरत ढंग से कवि ने किया है। और मानवीकरण करते हुए अलसी का कवि क्या कहता है कि कवि ने बच्चों यहाँ पर अलसी को
एक सुंदर सुकोमल नायिका के रूप में चित्रित किया है। ऐसी नायिका के रूप में चित्रित किया है कि जिसका मन चंचल है और वो अपने प्रिय से मिलने के लिए व्यग्र है, बेचैन है, और उसका प्रथम स्पर्श करने वाले को वह अपना हृदय दान देना चाहती है, अर्थात उससे विवाह कर लेना चाहती है। तो अलसी के ये मनोभाव हैं कि जो भी उसके सर पर नीले फूल हैं उन्हें छू लेगा, उन्हीं से वह विवाह करेगी, मतलब उसी को अपने हृदय का दान देगी, उसी से विवाह करने की इच्छुक है। तो अलसी के माध्यम से नायिका के मनोभावों का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। प्रश्न संख्या 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? हठीली शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? हठीली का अर्थ होता है जिद्दी, अर्थात अलसी जो है वो हठीली है। और उसको हठीली क्यों कहा? कि वो हठ पूर्वक ज़बरदस्ती चने के साथ सटकर उगी है। जैसे ना खरपतवार के रूप में कुछ पौधे अपने आप ही खेत में उगाते हैं, तो अलसी भी उनमें से एक है। अलसी को उगाया नहीं गया है, वो अपने आप ही चने के बिल्कुल बराबर में सटकर खड़ी हो गई है। तो मानो वो सबको अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहती है कि देखो मैं भी हूँ। और उसके सर पर जो नीले फूल हैं वो उसके हठीले स्वभाव को ही दर्शाते हैं कि जो भी इन्हें छुएगा तो सबको वो एक चुनौती देती है कि जो भी इन्हें छू लेगा, इनको स्पर्श करेगा, उसी को वह अपने हृदय का दान देगी। तो इस प्रकार वह हट करके वहाँ खड़ी है, उगी है, इसीलिए कवि ने उसको हठीली विशेषण दिया है। अगला प्रश्न है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? यहाँ पर कवि की बच्चों इतनी सुंदर कल्पना का आभास मिलता है कि चांदी का खंभा, जब कवि ने किसको कहा है चांदी का खंभा? कि सूर्य की सीधी किरणें जब पानी में पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चांदी का गोल खंभा पानी में पड़ा है और उससे आँखें चौंधिया जाती हैं, उनकी चमक आँखों तक पहुँच जाती है। और इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है बच्चों? कि चांदी का खंभा से कवि का तात्पर्य क्या है? कि नगर के सुख सुविधापूर्ण तथा स्वार्थपूर्ण जीवन से है, कि जिन लोगों की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार कवि ने सूर्य की किरणों को पानी में दर्शाकर बहुत ही सूक्ष्म कल्पना का आभास दिया है, और साथ ही अपनी इस कल्पना को शहर के लोगों से जो कवि ने जोड़ा है वो सचमुच उसकी अनुपम प्रतिभा का परिचायक है। अब है प्रश्न संख्या 6, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हरे चने का बहुत ही खूबसूरती से कवि ने मानवीकरण किया है। और चने का पौधा कैसा है? बालिश्त भर का है, अर्थात बहुत छोटा सा है। उसके सिर पर खिला हुआ गुलाबी फूल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह सर पर गुलाबी पगड़ी बांधे दूल्हे के समान सज धज कर स्वयंवर में आया है। तो ऐसे आप चने का सौंदर्य अपने शब्दों में बच्चों लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? बच्चों कविता में बहुत जगह किया है। एक दो पंक्तियाँ बता देती हूँ मैं आपको, देख लेते हैं कि यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। कि मुरैठा पगड़ी शीश पर कौन बांधता है? आदमी बांधते हैं। तो यहाँ पर चने को कहा है, तो ये भी मानवीकरण है उसका। और ठिगना चना कह करके एक छोटे कद के व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय दिया है। मनुष्य के रूप में मानवीकरण किया है कि जो गुलाबी पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा है। दूसरा, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, कि अलसी को हठीली कहकर एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित किया है। इस प्रकार कवि ने उसका मानवीकरण किया है। और हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। पानी पीने का कार्य मानव करते हैं,
लेकिन कवि ने उन मनुष्य के इस लक्षण को, इस स्वभाव को पत्थरों में आरोपित कर दिया। तो यहाँ कवि ने पत्थर जैसी जड़ या निर्जीव वस्तुओं को भी मानवीकरण के द्वारा जीवित प्राणी के रूप में दर्शाया है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 8, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है, यानी मन को प्रसन्न कर रहा है, मन को गुदगुदा रहा है। तो ऐसी पंक्तियाँ कौन सी हैं? अभी अंत में ही आपने पढ़ी थी कि वो था ना, दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। बताया ना कि तोते का स्वर सुनाई देता है ऐसे शांत वातावरण में भी। ऐसी जहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, बंजर भूमि है, वहाँ पर भी जो तोते का स्वर है सरसता घोलता है, वातावरण को सुंदर बनाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, रचना और अभिव्यक्ति। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो बच्चों देखिए, ये ना कि और सरसों की न पूछो, ऐसी शैली का प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि जब हम एक चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं, एक वस्तु के बारे में बात करते हुए जब हम दूसरी वस्तु को बताना चाहते हैं, दूसरी के विषय में भी बताना चाहते हैं, तब हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? इस प्रकार की शैली का प्रयोग हम उस वस्तु की गुणवत्ता अथवा उसकी विशेषता बताने के लिए करते हैं, ताकि उसकी ओर पाठक का ध्यान केंद्रित हो और इससे बात में रोचकता और सरसता बनी रहती है। इसलिए भी इस शैली का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 10, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? देखिए, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया दोनों ही स्वार्थी हैं, दोनों ही अपना मतलब पूरा करती है, आती हैं, चंचल छोटी मछलियों को उठाती हैं, गले में डालती हैं और भाग जाती हैं। तो यहाँ पर चिड़िया, दोनों चिड़िया, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक है कि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऊपर से अच्छे होने का ढोंग करते हैं, हमारे शुभचिंतक होने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो समाज का शोषण कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो बच्चों, ऐसे समाज सुधारकों का कवि ने असली रूप लाने का प्रयास किया है। किसके माध्यम से? काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा अध्ययन में प्रश्न संख्या 11, बीते के बराबर, ठिगना, मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं कि आम भाषा में हम इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन कविता में इन्हीं में से सौंदर्य उभरा है। इन्हीं शब्दों से कविता का सौंदर्य द्विगुणित हो गया है और कविता सहज बन पड़ी है, मतलब अच्छे से, आसानी से समझ में आने वाली हो गई। कविता में आए ऐसे अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं बच्चों कविता में, आप स्वयं ढूंढ कर लिखिए, जैसे ब्याह, पोखर, बांझ, चकमकाता, सुग्गा, चुपके चुपके आदि। तो अन्य और शब्द भी आप खोजिए और इसकी सूची बनाइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता को, प्रश्न संख्या 12, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं ना, तो कुछ मुहावरे अपने आप ही दिमाग में आ जाते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए कि पढ़ते समय हमारे कैसे कैसे मुहावरे, कि चिड़िया कैसी है, जैसे सिर चढ़ाना, वो है ना, और नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। तो इससे किस बात का आभास होता है? किसी चीज़ को बहुत अधिक महत्व देना, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये मुहावरा ही बन जाता है इससे, सिर पर चढ़ाना यानी ज़रूरत से अधिक लाड़ प्यार करना। हृदय का दान,
था ना, मैं दूंगी हृदय का दान उसको, कविता में से ही मुहावरा निकला है ये। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बहुत कीमती चीज़ किसी को देना, कि जैसे बेटी के विदाई के समय माँ को लगा वह अपना हृदय ही दान कर रही है। हाथ पीले करना, विवाह करना, ठीक है। राम प्रसाद जी की बेटी की राम प्रसाद जी अपनी बेटी के हाथ पीले करने वाले हैं। और मुहावरा इसमें ढूंढ सकते हैं आप, जैसे प्यास न बुझना, संतुष्ट न होना, है ना, जब पत्थरों की प्यास नहीं बुझी कि संतुष्ट न होना, कि कुछ लोगों की प्यास बुझती ही नहीं है चाहे कितना भी पैसा उनके पास आ जाए। टूट पड़ना, हमला करना, जैसे शत्रु को देखते ही सैनिक उस पर टूट पड़े, अथवा और भी ऐसे शब्द देख सकते हैं आप जो मुहावरे के रूप में इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। तो बच्चों, आज हमारी यह कविता अभ्यास कार्य सहित पूर्ण हो चुकी है और आपने प्रश्नों को बहुत ही श्रम पूर्वक और सटीकता से और सुंदर शैली में इनको लिखना है और साथ ही याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, पुनः फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।